उत्तर प्रदेश के जिला बुलंदशहर का एक थाना लगता है पहासू और पहासू थाना क्षेत्र का एक मोहल्ला है अशोकनगर। दरअसल एक महिला जिसका नाम रुखसार होता है जो जोर जोर से रो रही थी। उसके घर के पास से एक और महिला गुजर रही थी और जब उस महिला ने रुखसार को देखा रोते हुए तो वो ये देखकर पूछती है कि बहन तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है। वे कहती है कि देखो मेरा पति है जिसका नाम असलम है, कैंसर की बीमारी से पीड़ित है, उसकी आखिरी स्टेज चल रही है और पता नहीं कब उसका दम निकल जाए, कब उसकी जान निकल जाए। अब इसके बाद मैं आगे क्या करूँगी। जैसे ही उसने ये बात सुनी उसने कहा कि बहन जो हो रहा है उसको तो हम टाल नहीं सकते लेकिन कुछ बदल जरूर सकते हैं। अब रुखसार पूछती है कि क्या बदल सकते हैं। वो महिला कहती है कि तुम्हें अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और कुछ ज़रूरी कागजात जो है वो तुम्हें मुझे देने पड़ेंगे। हो सकता है कि मैं सरकार से आपके लिए कुछ मदद कर सकूं। जैसे ही रुखसार ने ये बात सुनी उसने सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागज लाकर उस महिला को दे दिए क्योंकि वो उस महिला को जानती थी, उस महिला को पहचानती थी। अब उस महिला के जाने के बाद 45 दिन के बाद आखिरकार उसके शौहर यानी कि असलम की कैंसर से मौत हो चुकी थी। फिर कुछ और वक्त बीत जाता है, वो महिला फिर से आती है और रुखसार को आकर कहती है कि तुम्हें बैंक चलना है मेरे साथ, वहाँ से तुम्हें पैसे मिलेंगे। अब रुखसार उस महिला के साथ बैंक चली जाती है, वहाँ से 50,000 रुपये निकाल के उसको दे दिए जाते हैं। रुखसार अपने घर चली जाती है। रुखसार को अब यहाँ पर पैसे मिलने की उतनी ज़्यादा खुशी नहीं हो रही थी जितना उसे दुख हो रहा था, अफसोस हो रहा था। दरअसल उसने बैंक से 15,30,000 रुपये निकाले थे लेकिन उसे कुल 50,000 ही यहाँ पर मिलते हैं। इसी बात से रुखसार यहाँ पे थोड़ी सी परेशान और थोड़ी सी मायूस थी। उसके बाद जब ये मामला सोशल मीडिया, अखबार, टेलीविज़न सब जगह हाईलाइट होता है तब जाकर एक नई कहानी सामने आती है जिसको सुनने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल शरीर से जब आत्मा का जुदा होना होता है तब ये कारोबार शुरू हो जाया करता था और इस कारोबार पर नज़र पड़ जाती है एक IPS ऑफिसर जिसका नाम होता है अनुकृति शर्मा। उनकी सूझबूझ के चलते एक ऐसे रैकेट का भांडाफोड़ होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला संभल की। बात कर रहा हूं 17 जनवरी 2025 की रात लगभग 10:30 बजे के आसपास की। ये ऐसा वक्त था कि उस वक्त कोहरा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, थोड़ी दूर का भी देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। IPS ऑफिसर अनुकृति शर्मा अपने ड्राइवर और बाकी टीम के साथ गश्त कर रहे थे और गश्त करने के दौरान ही देखते हैं कि एक बड़ी तेज रफ्तार से इको कार आ रही है, दूसरा उसके पीछे एक और स्कॉर्पियो कार आ रही है और वो भी तेजी से उसको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाती है। अब इसको देखते हुए उनके बीच बातचीत चलती है कि इतना कोहरा हो रहा है जहां हम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, वहीं ये इको कार और स्कॉर्पियो कार इतनी तेज से कहां जा रही है, आखिरकार इतनी जल्दी में कौन हो सकता है। तभी ड्राइवर कहता है यहाँ पर कि मैडम आप भूल रही हैं, अभी गुन्नौर क्षेत्र में 2 इको कार चोरी हुई थी, हो सकता है कि ये वही कार हो जो चोरी हुई है। जैसे ही IPS ऑफिसर ने ये बात सुनी उन्होंने कहा कि गाड़ी इनके पीछे लगाओ और रोकने के लिए इन्हें इशारा करो। जैसे ही रोकने के लिए इशारा करने वाली बात आती है उसमें लाउड स्पीकर लगा हुआ होता है, उसमें आवाज़ लगाई जाती है कि पुलिस ने तुम्हें देख लिया है, तुम भागने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। पुलिस ने ये संकेत दिया, फिर रोकने की कोशिश की, आवाज़ लगाई, सायरन बजाया, लेकिन जो गाड़ी भाग रहा था उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। फिर IPS ऑफिसर सोचती है कि आगे जो थाना पड़ता है रजतपुर, वहाँ पे सूचना दे देते हैं और उन्हें रोकने के लिए कहते हैं। फिर रजतपुर में सूचना दे दी जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पर तुम उन दोनों कार को रोकना है। अब वहाँ की पुलिस सतर्क हो जाती है, रास्ता जाम करने के लिए बीचों बीच सड़क पर ट्रैक लगा दिए जाते हैं, लेकिन जो इको कार होती है वो चालाकी से थोड़ी सी जगह से ही निकल के भाग जाती है, लेकिन स्कॉर्पियो जो होती है वो ऐसा नहीं कर पाती, उसको अवसर नहीं मिल पाता और उनकी गाड़ी जो है वहाँ पे रुक जाती है और पकड़ी जाती है। जैसे ही गाड़ी रुक जाती है पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था। स्कॉर्पियो कार का रंग यहाँ पर काला होता है और उसका नंबर होता है UP32 NZ 3002। कार को रोककर ड्राइवर ने पूछा कि तुम इतनी तेज क्यों भाग रहे थे। ड्राइवर कहता है कि साहब पुलिस को देखकर हम डर गए थे इसलिए भाग रहे थे। अब जो ड्राइवर की सीट पर बैठा हुआ था उससे पूछा जाता है कि तुम अपना नाम बताओ, तो वो बताता है कि उसका नाम ओंकारेश्वर मिश्रा है, जिसकी उम्र 35 साल है। पिता का नाम ओम प्रकाश मिश्रा है। फुलबरिया थाना कैंट बनारस का वो रहने वाला होता है।
फिर उसको बाहर निकाला जाता है और बाहर निकालने के बाद उसकी तलाशी ली जाती है। तलाशी में जैसे ही उसके पर्स निकाली जाती है तो उसके पर्स से 19 यानी कि 19 एटीएम कार्ड निकलते हैं। साथ ही उसके पास 31,000 रुपये नगद मिलते हैं। उसके बाद इसके पास वाली सीट पर ही एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम यहाँ पर अमित होता है और वो 22 साल का होता है। पिता का नाम हीरालाल होता है और वो गिन्नौर का रहने वाला होता है, जिला संभल का। जब पुलिस उसकी तलाशी लेती है तो उसके जेब से 3 एटीएम कार्ड निकल जाते हैं और साथ ही 14,000 नगद मिलते हैं। अब पुलिस के दिमाग में ये आता है कि किसी के पास एटीएम 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 19 एटीएम कार्ड एक ही व्यक्ति के पास क्या कर रहा है। मैडम को यहाँ पर शक हो जाता है। उसके बाद बाकी के पुलिस वाले कहते हैं कि एक बार फिर से इस गाड़ी की तलाशी लेनी चाहिए, हो सकता है कि यहाँ से कुछ निकल के आए। तभी पता चलता है कि जो ड्राइवर की सीट थी उस सीट के नीचे 500 के नोटों के 22 गड्डियां रखी हुई थी, यानी कि लगभग 11 लाख की नकदी वहां पर रखी हुई थी। फिर उनसे पूछा जाता है कि ये सब इतने पैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं और तुम भाग क्यों रहे थे, ये बताओ। वो लोग बात को गोल गोल घुमाने लगते हैं। फिर पुलिस ने उनसे जब अपने तरीके से बातचीत करने की शुरू की तो उन्होंने एक ऐसी कहानी सामने पेश की जिसको सुनकर कोई भी आदमी हैरान हो सकता है। दरअसल वो ओंकारेश्वर मिश्रा जो होता है वो एक फास्ट सॉल्यूशन कंपनी में एक सर्वेयर का काम करता है, एक इन्वेस्टिगेटर का काम करता है। जब किसी की मौत हो जाती है तो बीमा कंपनियों से एक अधिकारी आता है जांच पड़ताल करने के लिए कि बीमा की राशि उसको दी जाए कि नहीं दी जाए। तो ये जो ओंकारेश्वर होता है वो वही अधिकारी होता है। अब धीरे धीरे जब ओंकारेश्वर ने वाकई में जब कहानी का खुलासा करना शुरू किया तो ये सभी यहाँ पर चौंकाने वाली बात होती है। वो कहता है कि हमने एक टीम बनाई हुई है, टीम का काम है गांव-गांव घूमना, शहर शहर घूमना और गरीब लोगों को तलाश करना, खासकर ऐसे व्यक्तियों को तलाश करना जो जवान हो और बहुत जल्दी उनकी मौत होने वाली हो। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि तुम ऐसे व्यक्तियों का क्या करते हो। वे कहता है कि हम उनके पॉलिसी करा देते हैं। वहां जाने के बाद उन व्यक्तियों से उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ जरूरी कागजात जो उनके पास होता है वो अपने पास रख लेते हैं और 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए की बीमा करा देते हैं उसके नाम पे। फिर जैसे ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है बीमा की राशि उनके हिस्से में आ जाती है और वो उस पैसे को निकाल कर परिवार वाले को कुछ दे देते हैं और बाकी का पैसा अपने पास रख लेते हैं। अब इन्होंने कहा कि इन सब कामों को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक टीम बनाई है और वो टीम जाती है, डॉक्यूमेंट लेने के बाद उस पर एड्रेस, नंबर वगैरह चेंज करवा देती है ताकि जो पैसे आए उनके नंबर पे उसका मैसेज मिल सके। साथ ही जिस बैंक में ये पैसा वगैरह आता है वहाँ भी इनकी सेटिंग होती है। अब आईपीएस ऑफिसर ने जब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू की उन्होंने सबसे पहले पिछले 2 साल का रिकॉर्ड निकलवाया। एक ऐसा लिस्ट जिसमें इंश्योरेंस का पेमेंट अलग अलग किसी बैंक से हुई हो और खासकर उसी इलाके से हुई हो और ये जो पेमेंट हो वो सारे सस्पेक्टेड लिस्ट होने चाहिए। लिस्ट निकाला तो जाता है और पता चलता है कि जो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस है वहां से 7 करोड़ 27 लाख रुपए, पीएनबी मेट लाइफ में 2 करोड़ रुपए, एचएसबीसी से 7 करोड़ 44 लाख रुपए, इंडिया फर्स्ट से 10 करोड़ 33 लाख रुपए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से 4 करोड़ 50 लाख रुपए, लगभग 30 करोड़ के आसपास की बीमा पॉलिसी का जो लाभ दिया जा चुका था जो कि सस्पेक्टेड लिस्ट में थे। अब इनके बारे में और जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि जितने लोग को भी बीमा पॉलिसी का लाभ दिया गया था उनमें ज़्यादातर लोग यानी कि 70% के आसपास के जो लोग थे उन्हें बताया गया था कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है। अब चाहे वो एक्सीडेंट से मारा गया हो या किसी और तरीके से मारा गया हो, लेकिन इस पॉलिसी का लाभ आसानी से मिल सके इसलिए मरने वाले के बारे में बताया जाता है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। अब जब इस जाल के बारे में और ज़्यादा गहराई से पता किया गया तो पता चलता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों तक ये जो जाल है ये फैला हुआ है और पिछले 7 या 8 साल से ये काम जो है ये चल रहा है। हालांकि अभी सभी बैंकों ने अपनी अपनी जानकारी नहीं दी है, लेकिन अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा है जैसे ये लगभग 100 करोड़ से भी ज़्यादा का आसपास का ये घोटाला हो सकता है। गरीब लोगों के लाशों का सौदा इन्होंने लगभग 100 करोड़ से ज़्यादा के आसपास में इन्होंने कर दिया है। हालांकि पुलिस अभी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है और जांच पड़ताल करने के बाद ही किसी ठोस नतीजे पे ये पहुंच पाएगी। लेकिन जब इन्होंने चैन बनानी शुरू की, गिरफ्तार करना शुरू किया तो इसमें बनारस का जो इन्वेस्टिगेटर होता है ओंकारेश्वर मिश्रा और अमित वो सबसे पहले पकड़े जाते हैं।
फिर बैंक में काम करने वाला नीतीश चौधरी और अभिनव राघव जो कि बुलंदशहर का रहने वाला होता है वो पकड़ा जाता है। शैलेंद्र कुमार जो कि रांची झारखंड का निवासी होता है। नीलम जी जो कि बुलंदशहर की रहने वाली होती है। उसके बाद शाहरुख, हरेंद्र कुमार, रूप किशोर, प्रेमपाल, प्रेम सिंह, रवि वर्मा, कृष्णा अवतार शर्मा, विनोद, वीरपाल जो कि संबल का रहने वाला होता है, और फिर आकाश यादव, नरेश कुमार, मोहम्मद दानिश, नवी जान, आराम सिंह जो कि मुरादाबाद का रहने वाला होता है। इस तरह लगभग अभी 20 आदमियों को पुलिस ने लगभग गिरफ्तार कर लिया है और बाकियों की यहाँ पे जो खोजबीन है वो चल रही है। ये जो इतना बड़ा गिरोह पकड़ा गया है इसके लिए सारा का सारा श्रेय जाता है आईपीएस ऑफिसर अनुकृति शर्मा और उनके टीम को, जो कि 2022 बैच की आईपीएस ऑफिसर है, जो कि राजस्थान के जयपुर की रहने वाली है। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।